नमस्कार। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनकी अहम भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं। जी खासतौर पर गोलमेज सम्मेलनों के दौरान उन्होंने क्या कहा जो किया। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास है उनके संपूर्ण वाङ्मय का खंड 5 जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान ने प्रकाशित किया है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में। जी, यह दस्तावेज असल में हमें सीधे 1930-31 में लंदन ले जाते हैं, उन सम्मेलनों की बैठकों में, उनकी उपसमितियों में, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात रखी थी और बहुत मजबूती से रखी थी। और आज हमारी कोशिश यही है ना, हाँ। कि हम समझें कि उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, हाँ, डिप्रेस्ड क्लासेस, उनके लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, प्रांतीय स्वायत्ता, वोट का अधिकार और भारत का जो भविष्य का संविधान बनना था, जी उसको लेकर क्या तर्क दिए, उनकी चिंताएं क्या थीं। बिल्कुल। चलिए इन्हीं सत्य पर आज गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद 20 नवंबर 1930 के पूर्ण अधिवेशन से, प्लेनरी सेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण था, वहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने वहां बहुत साफ कहा कि वो सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश भारत की लगभग 4.3 करोड़ दलित आबादी की आवाज हैं। 4.3 करोड़? ये उस समय भारत की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा था? करीब करीब 5वां हिस्सा। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ये वो लोग हैं जो हिंदू समाज के अंदर तो हैं, पर उन्हें उसका हिस्सा नहीं माना जाता। हाँ, मतलब बुनियादी मानवीय अधिकार भी नहीं थे उनके पास। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ ये आंकड़ा नहीं दिया, उन्होंने उस वक्त की जो कड़वी सच्चाई थी वो सबके सामने रखी। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे दलितों को नौकरियों से दूर रखा जाता था, सेना में, पुलिस में भर्ती नहीं होती थी, मंदिरों में जाना मना था, सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कें, सबका इस्तेमाल वर्जित था। ये तो भयानक स्थिति थी। जी, और अस्पृश्यता का जहर तो हर जगह घुला हुआ था। उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार से सवाल किया। क्या सवाल था? कि भाई, आपके लगभग 150 साल के राज में क्या आपने दलितों की हालत सुधारने के लिए कुछ ठोस किया है? और उनका जवाब था, लगभग कुछ नहीं। तो ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी? नहीं, ये ब्रिटिश राज की नैतिक जिम्मेदारी पर एक सीधा सवाल था कि आपने किया क्या है इनके लिए। हाँ, और इसी भाषण में एक और बहुत गहरी बात निकल कर आई। जी उन्होंने कहा कि वो भारत के लिए स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ नहीं है। जी, नई विरोधी नहीं थे। लेकिन उनकी चिंता कुछ और थी। हाँ, चिंता ये थी कि सिर्फ सत्ता का हाथ बदलना काफी नहीं है, मतलब अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता आ जाए, बस इतना ही काफी नहीं। ये एक बहुत अलग सोच थी उस समय के कई नेताओं से। बिल्कुल। उनका तर्क था कि अगर समाज का जो ढांचा है, आर्थिक ढांचा है जो इतनी गैर बराबरी पर टिका है, अगर वो नहीं बदला तो फिर स्वराज का मतलब उन करोड़ों दलितों, शोषितों के लिए क्या होगा? उनके लिए तो कुछ नहीं बदलेगा। यानी राजनीतिक शक्ति के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता। यही उनका मूल मंत्र था। इसीलिए उन्होंने कहा, दलित वर्ग सिर्फ एक बेहतर सरकार नहीं चाहता, वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। हिस्सेदारी, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जी, और डोमिनियन स्टेटस पर भी उनका शक यही था कि क्या ये बहुमत वाली व्यवस्था दलितों जैसे हाशिए के लोगों के हितों की रक्षा कर पाएंगी? तो वो कैसी सरकार चाहते थे? एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहुमत की न हो, जिसमें अल्पमत की आवाज भी सुनी जाए, उनके अधिकार भी सुरक्षित हों, मतलब एक तरह से सुरक्षित स्वतंत्रता। सुरक्षित स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा की गारंटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब उपसमिति संख्या 2 पर आते हैं, प्रांतीय संविधान वाली। हाँ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ अंबेडकर ने प्रांतीय स्वायत्तता का समर्थन तो किया, पर कुछ शर्तों के साथ। जी हाँ, उनकी सोच यहाँ भी बड़ी साफ थी। 3 मुख्य मांगे थी उनकी। क्या थी वो? पहली, कि प्रांतों को वास्तविक स्वायत्ता मिले, मतलब अपने अंदरूनी मामलों में फैसले लेने की पूरी आजादी। ठीक है। दूसरी, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार बने जो विधायिका के प्रति जवाबदेह हो। और तीसरी, प्रांतीय सेवाओं का पूरी तरह से भारतीयकरण हो। शक्तियों के बंटवारे पर भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, बहुत सजग थे वो इस मामले में। उन्होंने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन चाहा और कनाडा के संविधान का उदाहरण दिया। कनाडा का किस संदर्भ में? खासकर अवशिष्ट शक्तियों के मामले में, मतलब रेजिड्यूरी पावर्स। अच्छा, वो शक्तियां जो न केंद्र को दी गई न प्रांतों को। जी, वो चाहते थे कि ये केंद्र के पास रहें, शायद एक तरह से प्रांतों में बहुमत की मनमानी पर एक अंकुश लगाने के लिए। लेकिन स्वायत्ता के साथ साथ यहाँ भी उनकी मुख्य चिंता तो अल्पसंख्यकों और दलितों की सुरक्षा ही थी। समुदाय की होंगी। हाँ। वो अल्पसंख्यकों के हितों को अनदेखा कर दे या कुचल दे। तो उन्होंने संतुलन कैसे बनाया?
उन्होंने सुझाव दिया कि गवर्नर को कुछ विशेष शक्तियां दी जाएं, जिनका इस्तेमाल वो खास परिस्थितियों में कर सके, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर अगर कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए। और मंत्रिमंडल के बारे में क्या विचार थे? उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का तो समर्थन किया, मतलब पूरी कैबिनेट एक साथ जिम्मेदार हो। लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे कि मंत्रिमंडल में सीटें सीधे सीधे धर्म या जाति के आधार पर बांटी जाए। क्यों? उन्हें क्या डर था? उन्हें लगता था कि इससे मंत्रिमंडल एक अखाड़ा बन जाएगा, गुटबाजी होगी और सरकार ठीक से काम ही नहीं कर पाएगी। ये तो ही प्रांतीय स्वायत्तता की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, अंबेडकर के लिए असली मुद्दा तो अल्पसंख्यकों, खासकर दलितों के अधिकारों का था। हाँ, और इसी पर बनी थी उपसमिति संख्या 3, अल्पसंख्यक समिति। ये शायद सबसे अहम चर्चाओं में से एक थी। यहाँ उन्होंने क्या अलग कहा? यहाँ उन्होंने बहुत ही, आप कह सकते हैं, मौलिक और दमदार तर्क दिया। उन्होंने कहा कि दलितों की समस्या सिर्फ एक धार्मिक या नस्ली अल्पसंख्यक होने जैसी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उनकी समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी और भयानक है। उन्हें तो मतलब बुनियादी नागरिक अधिकारों से ही वंचित रखा गया है, सिविल राइट्स ही नहीं है उनके पास। तो उनकी स्थिति बाकी अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई इनसे अलग थी? बिल्कुल अलग, क्योंकि समाज उन्हें बराबरी का इंसान ही नहीं मानता था। ये फर्क था। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उस समय के भारत की जमीनी हकीकत बताई, कैसे दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने देते थे, सड़कों पर चलने से रोकते थे, स्कूलों में बच्चों को या तो घुसने नहीं देते थे या फिर सबसे अलग अपमानजनक तरीके से बिठाते थे। पुलिस सेना में भी भर्ती नहीं थी, कहीं जगह नहीं थी। और इन सबसे ऊपर एक और हथियार था, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार, ये क्या था? ये एक बहुत क्रूर हथियार था। अगर कोई दलित अपने हक की बात करे, बराबरी का दावा करे, तो पूरे समुदाय का हुक्का पानी बंद। मतलब कोई उनसे बात नहीं करेगा, उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, उन्हें कोई काम नहीं देगा, गांव से निकाल देंगे, मारपीट करेंगे, ये सब होता था। ये तो व्यवस्थित उत्पीड़न लगता है। बिल्कुल, उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया, ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन। ये सिर्फ छुआछूत नहीं, ये संगठित और व्यवस्थागत उत्पीड़न है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप थे। तो क्या अंबेडकर ने सिर्फ समस्या बताई या इसका कोई हल भी सुझाया, संवैधानिक हल? नहीं, उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं गिनाई, उन्होंने बहुत ठोस प्रैक्टिकल समाधान भी दिए। उनकी मांगे एकदम साफ थीं। सबसे पहली और अहम मांग क्या थी? सबसे पहली और सबसे जरूरी, मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी, फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या क्या शामिल था? उन्होंने मांग की कि अस्पृश्यता को जड़ से खत्म किया जाए और इसे एक दंडनीय अपराध बनाया जाए, कानून के सामने सब बराबर हों। और सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल? हाँ, कि सभी को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक कुओं, सड़कों, स्कूलों, धर्मशालाओं, मतलब हर सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल का अधिकार हो। और सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात ये कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर न रहें, इन्हें भारत के भावी संविधान में मौलिक अधिकारों की तरह दर्ज किया जाए, ताकि कोई भी सरकार या कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन ना कर सके, और अगर उल्लंघन हो तो पीड़ित सीधे अदालत जा सके। मतलब ये अधिकार जस्टिशिएबल हो। ये बहुत दूर की सोच थी। अच्छा, ये तो हुए सामाजिक अधिकार, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के बिना ये कैसे लागू होते? बिल्कुल सही सवाल। इसीलिए उनकी दूसरी बड़ी मांग थी पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विधायिका में? हाँ, विधानमंडलों में दलितों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हों, रिजर्व्ड सीट्स। और चुनाव कैसे हो, इस पर भी कुछ कहा? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा था। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में वयस्क मताधिकार लागू होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सबको वोट का अधिकार, जी, तब वो आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल के लिए तैयार हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट। संयुक्त निर्वाचन मंडल मतलब दलित उम्मीदवार आरक्षित सीट पर खड़ा होगा, लेकिन वोट सभी समुदाय के लोग देंगे। अच्छा, लेकिन अगर वयस्क मताधिकार नहीं लागू हुआ तो? हाँ, अगर सीमित मताधिकार ही रहा, मतलब वोट का अधिकार सिर्फ कुछ पढ़े लिखे या अमीर लोगों को ही मिला, तब दलितों को अपने हितों की रक्षा के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी सिर्फ दलित वोटर ही दलित उम्मीदवार को चुनेंगे। जी, उनका तर्क था कि पृथक निर्वाचन मंडल कोई अच्छी चीज नहीं है, ये समाज को बांट सकता है, लेकिन अगर सबको वोट का अधिकार ही नहीं है, तो फिर उन थोड़े से सवर्ण वोटरों के भरोसे
दलित उम्मीदवार कैसे जीतेंगे या वो दलितों के हितों की बात कैसे करेंगे। तो ये एक तरह की मजबूरी थी। हाँ, एक तरह से उनका लक्ष्य तो संयुक्त निर्वाचन मंडल ही था, पर वयस्क मताधिकार की शर्त के साथ। इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मांगा, दलितों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में। जी बिल्कुल। और वो जो भयानक हथियार था सामाजिक बहिष्कार, उसके खिलाफ क्या कहा? उन्होंने मांग की कि इसे एक गंभीर अपराध घोषित किया जाए, दंडनीय अपराध। इसको परिभाषित भी किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बताया कि बहिष्कार क्या माना जाएगा, जैसे किसी से सामाजिक संपर्क तोड़ लेना, उसे व्यापार करने से रोकना, जरूरी सेवाएं देने से मना करना, ये सब। और सजा? सख्त सजा, जिसमें जेल भी हो और जुर्माना भी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अस्पृश्य शब्द है, ये बहुत अपमानजनक है, इसे संविधान से हटा देना चाहिए। तो ये जो पृथक बनाम संयुक्त निर्वाचन मंडल की बहस थी, ये काफी जटिल लगती है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का तर्क साफ था। दलितों के लिए असरदार प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए। वयस्क मताधिकार के साथ संयुक्त निर्वाचन उनकी पहली पसंद थी। जी, क्योंकि वो समाज को जोड़ना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था बनती जिसमें दलितों की आवाज दबने का खतरा होता, तो वो पृथक निर्वाचन जैसे कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते। ये उनकी यथार्थवादी सोच दिखाता है। बिल्कुल, और मताधिकार पर उनके विचार तो वाकई उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थे। उप समिति संख्या 6 में जो उन्होंने कहा, हाँ, मताधिकार समिति, फ्रेंचाइज कमेटी, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के पूरी ताकत से वयस्क मताधिकार की वकालत की, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार, संपत्ति या शिक्षा के आधार पर वोटिंग। उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया, कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क बहुत सीधा और मजबूत था। वोट का अधिकार सिर्फ कोई राजनीतिक रस्म नहीं है, ये लोगों के लिए, खासकर गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए, हाँ, अपनी जीवन, अपनी आजादी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा का एक जरूरी हथियार है। हथियार कैसे? सोचिए, अगर वोट सिर्फ अमीरों और पढ़े लिखों के पास होगा, तो वो तो इसका इस्तेमाल गरीबों और अनपढ़ों का शोषण करने के लिए करेंगे। सरकार भी सिर्फ उन्हीं की सुनेगी जिनके पास वोट है। बात तो सही है। उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन में भी 1832, 1867, 1884 में धीरे धीरे वोट का अधिकार बढ़ाना पड़ा। तो उनका कहना था कि भारत में तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। और भी ज्यादा। जहाँ समाज में इतनी गहरी खाई है, वहाँ तो वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होनी चाहिए। उन्होंने बड़े चुनाव क्षेत्रों पर भी चिंता जताई थी। हाँ, कि बड़े क्षेत्रों में गरीब उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ेगा, कैसे जीतेगा। और महिलाओं के वोट का अधिकार, उसकी भी पुरजोर वकालत की, पुरुषों के बराबर। और अप्रत्यक्ष चुनाव का भी विरोध किया। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्यों? उन्हें लगता था कि उसमें वोटों की खरीद फरोख्त होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। वो चाहते थे कि चुनाव सीधा हो, सरल हो, हर नागरिक बिना किसी बाधा के अपना प्रतिनिधि खुद चुने। ये तो हुई विधायिका की बात, लेकिन सरकार तो प्रशासन से चलती है, सर्विसेज से। उप समिति 8 में डॉक्टर अंबेडकर ने नौकरियों पर क्या कहा? हाँ, सर्विसेज सब कमेटी, यहाँ भी उनका नजरिया समानता, प्रतिनिधित्व और भारतीयकरण पे टिका था। सबसे पहले क्या? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो बड़ी सेवाएं हैं, जैसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस और दूसरी अखिल भारतीय सेवाएं, जी, उनमें भारतीय और यूरोपीय अफसरों के बीच वेतन, पेंशन, भत्ते, मतलब किसी भी तरह की सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी समान काम, समान वेतन। बिल्कुल, समान काम, समान दर्जा, समान वेतन, समान सुविधाएं, चाहे अफसर किसी भी नस्ल का हो। और भर्ती कैसे हो, इस पर क्या कहा? उन्होंने एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ताकतवर लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का जोरदार समर्थन किया, ताकि सरकारी नौकरियों में भर्ती सिर्फ योग्यता यानी मेरिट के आधार पर हो और ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दखलंदाजी से आजाद हो, कोई भाई भतीजावाद, कोई पक्षपात ना हो। लेकिन क्या सिर्फ योग्यता ही काफी थी अंबेडकर की नजर में? दलितों और पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व का क्या? ये उनके लिए बहुत ही अहम सवाल था, निसंदेह। ये उनकी प्रमुख मांगों में से एक रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ मेरिट ही सरकारी नौकरियों का अकेला आधार नहीं हो सकता। प्रशासन में समाज के सभी वर्गों का, खासकर दलितों, आदिवासियों और दूसरे पिछड़े समुदायों का, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाँ, पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना भी उतना ही जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी मानते थे वो इसे? उनका मानना था कि जब तक प्रशासन में इन वर्गों के लोग नहीं होंगे, तब तक प्रशासन इनकी समस्याओं को समझेगा कैसे?
उनके प्रति संवेदनशील कैसे होगा। और इन वर्गों का भरोसा कैसे बनेगा प्रशासन पर। बिल्कुल। उन्होंने पुलिस और सेना में दलितों के साथ जो खुला भेदभाव होता था भर्ती में, उसका मुद्दा उठाया, कहा इसे तुरंत बंद करो। उन्होंने उस धारणा को भी चुनौती दी कि सिर्फ कुछ खास मार्शल जातियां ही लड़ सकती हैं या शासन कर सकती हैं। जी हाँ, और आखिर में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी सेवाएं गवर्नर या वाइसरॉय के प्रति जवाबदेह ना हो, बल्कि चुनी हुई विधायिका के प्रति जिम्मेदार हो, ताकि नौकरशाही अपनी मनमानी ना कर सके। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों का इस्तेमाल सिर्फ दलितों के लिए कुछ राजनीतिक अधिकार मांगने के लिए नहीं किया। नहीं, उनका दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, एक बराबरी वाला समाज और शासन के बड़े सवालों को उठाया और उन्हें राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा। बिल्कुल। उन्होंने भविष्य के आजाद भारत के संविधान के लिए एक तरह का खाका पेश किया, एक ऐसा खाका जो बहुत प्रगतिशील था, समावेशी था, जहां हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग का हो, बिना किसी